नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उस वीर पुरुष की जिसने बुढ़ापे की दहलीज पर भी युवाओं सा जोश दिखाया, जिसने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जीवन के अंतिम सांस तक संघर्ष किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर बागी राजा कुंवर सिंह की। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उस अमर नायक की जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने का प्रयास किया, परंतु जब बात 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की होती है तो बिहार की भूमि पर जन्मे एक अप्रतिम योद्धा का नाम गर्व से लिया जाता है। वह है वीर बागी राजा कुंवर सिंह। उन्होंने 80 वर्ष की वृद्धावस्था में भी जिस साहस, रणनीति और पराक्रम का परिचय दिया, वह आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। कुंवर सिंह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक जननायक, देशभक्त और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक थे। उनके नेतृत्व में बिहार से उठी क्रांति की ज्वाला ने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। तो आइए जानते हैं उनके साहस, त्याग और देश प्रेम से भरे जीवन की प्रेरणादायी गाथा, वीर बागी राजा कुंवर सिंह का जीवन परिचय। प्रस्तुत है जीवन परिचय कुंवर सिंह। 1857 के स्वातंत्र्य समर के सेनानी वीर कुंवर सिंह। बांसुरिया बाबा। सन 1857 चैत्र का महीना। भोजपुर का एक देहात। बांसुरी की मधुर चिर परिचित धुन सुनकर हाथ का काम छोड़ सारे ग्रामवासी उधर चल पड़े। तालाब के किनारे बसे शिवाला के पास एक विशाल पीपल के वृक्ष की छाया में बैठे बांसुरिया बाबा अपनी ही धुन में मस्त होकर बांसुरी बजा रहे थे। कुछ समय के बाद जब बाबा ने बांसुरी वादन समाप्त किया, तब देखा सारे ग्रामवासी सामने बैठे हैं। फिर प्रणाम, भेंट, पूछताछ शुरू हो गई। एक बालक ने हठात बाबा से कहा, बाबा जी, हमें भी बंसी सिखाइए ना। बाबा ने उसे पास में बुलाया। फिर राम आसरे के हाथ से लाठी लेकर उसके हाथ में लठ थमाकर बोले, चलाओ इसे, घुमाओ इस लठ को। बालक कुछ समझा नहीं, चुप होकर खड़ा रहा। बाबा जी ने उसके हाथ से लठ अपने हाथ में लेकर नीचे मैदान में उतरे और लगे भांजने लठ को तेजी से, मानो सुदर्शन चक्र घूम रहा है। लोग सामने से हटकर चौतरफा हो गए। बीच बीच में बाबा तरह तरह के पैंतरे दिखाते, जटिल पद विन्यास के साथ उड्डाण करते। कुछ देर के बाद रुके, पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। चकित बालक को पास बुलाकर उसके मस्तक पर हाथ फेर के कहने लगे, पहले लठ संभालना जानो तो बांसुरी भी बजेगी। फिर गांव वालों को कहने लगे, ताड़का राक्षसी इन्हीं जंगलों में घूमती थी, बड़ा तहलका मचा दिया था उसने। प्रभु रामचंद्र विश्वामित्र जी के साथ जब इधर आए तो बड़े तर्जन गर्जन के साथ उन पर झपट पड़ी। सामने दिखी तो प्रभु ने एक ही तीर से उसका काम तमाम कर दिया। लेकिन पूतना गोकुल में गई तो बड़ी सज धज कर, बड़ी शालीनता के साथ, प्रेम के, ममता के दिखावे के साथ भोली यशोदा मैया ने अपना लाडला उसके भुलावे में आकर उसके हाथ में दे दिया। स्तनपान के विष से पूतना बाल कन्हैया को मारना चाहती थी, लेकिन वे स्वयं भगवान थे तो पूतना का ही सारा जीवन रस चूस लिए। आज भी पूतना का खेल चल रहा है और कृष्ण बलराम भी हैं। समय आने पर प्रकट होंगे, उन्हें पहचानना, साथ देना। फिर कसकर नारा लगाया, चल कबड्डी आ रहा जहां कुंवर सिंह मर्दाना। और सभी को कबड्डी के खेल में मस्त होते देखकर बांसुरी उठाकर चुपचाप अपने पथ पर अग्रसर हो गए। कुल वृत्तांत। बाबू कुंवर सिंह के पूर्वज मालवा प्रदेश से आए थे। महाप्रतापी राजा विक्रमादित्य भोज जैसे न्यायी राजाओं का यह परमार कुल था। धार नगरी इस वंश की राजधानी थी। जब संग्राम सिंह इस राज्य के राजा थे, खिलजी वंश के मुसलमान शासकों के बारंबार चलने वाले आक्रमणों से, अत्याचारों से उद्विग्न होकर कहीं अन्यत्र जाकर रहने का विचार करने लगे।
ऐसी ही मनस्थिति में अपने पुत्र पौत्रों के साथ जब श्राद्ध कर्म करने गया क्षेत्र गए तो उस प्रदेश की रमणीयता देखकर वहीं बसने का उनका मन हुआ। इसलिए लौटते समय शोण और गंगा नदियों के दुआबे में जो प्रदेश है, जिसे भोजपुर कहा जाता है तथा अंग्रेजी शासनकाल में शाहाबाद कहा जाता था, वहां के चेरो राजाओं को परास्त कर वहां बस गए। 15वीं सदी के प्रारंभ का ये काल था। घने जंगलों से उपजाऊ भूमि के कारण ये प्रदेश संपन्न था। उत्तर दिशा में परम पावन पुण्य लीला गंगा जी, दक्षिण और पूर्व में शोण नदी तथा पश्चिम में विंध्याचल की कैमूर पहाड़ियों से सुरक्षित ऐसा ये भूप्रदेश था। इसलिए मुगल बादशाह के सूबेदारों के आक्रमणों से अछूता था। शोण और गंगा के संगम के पास गहरे जंगलों से घिरा बेहटा ग्राम था, उसे राजधानी चुना गया। मुगलों के मुसलमानों के बारंबार होने वाले हमलों से त्रस्त स्थानिक प्रजा को इन राजाओं के कारण राहत मिली, संरक्षण मिला, जिससे उन्होंने राजा इस नाते इस वंश को स्वीकार किया। युद्ध में इन पराक्रमी राजाओं से बारंबार परास्त होने के कारण दिल्ली के तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहां ने दोस्ती का सुझाव दिया। नारायण मल्ल इस समय 17वीं सदी के दूसरे दशक के प्रारंभ में यहां राज्यभार संभाल रहे थे। नारायण मल्ल दिल्ली दरबार गए, जहां उनका बड़ा सम्मान कर उन्हें मुगल साम्राज्य के ड्योढ़ी का रक्षक घोषित किया गया। राजा इस नाते मान्यता दी गई। नई राजधानी जगदीशपुर। इस सम्मान से प्रसन्न उत्साहित नारायण मल्ल भोजपुर लौटे। फिर स्थिर चित्त होकर सोचने लगे कि हो सकता है कि मुगल बादशाह की ये कोई चाल हो और भविष्य में वो हमें धोखा दे, क्योंकि पूर्वानुभव ऐसा ही था। इसलिए बेहटा से राजधानी हटाकर वो उसे शोण नदी के पश्चिम की ओर ले गए। जगदीशपुर ये स्थान था। ऊंचाई पर बाढ़ से सुरक्षित, चारों ओर से निबिड़ जंगलों से वेष्टित, अत्यंत उपजाऊ ऐसा ये प्रदेश था। और भी नए नए नगर इस वंश के राजाओं ने निर्माण किए, जिसमें उद्वंत शाह द्वारा बसाया उद्वंत नगर आज भी अच्छा वैभव संपन्न शहर है। उस सारे प्रदेश में इन राजाओं की बड़ी कीर्ति थी। आसपास या कुछ छोटे राज्य थे या मुगलों के मुसलमान सूबेदारों का ही अधिकार चलता था। वहां की प्रजा सदैव आतंक और अत्याचारों के वातावरण में ही जीवन जी रही थी। ऐसी स्थिति में परमार वंशी इन राजाओं का वैभवशाली सुरक्षित राज्य जनप्रिय न होता तो ही आश्चर्य। परंतु अपने राज्य के बाहर कौन कैसा शासन कर रहा है, इसकी चिंता राजा को नहीं थी, और अपने घर परिवार के बाहर समाज में क्या स्थिति है, इसके प्रति जनता उदासीन थी। अपने ही कोष में सभी समाधान मानते थे। हो कोई भूप हमें कहानी। इस प्रकार की वृत्ति धारण कर राष्ट्र जीवन के प्रति उदासीनता का भाव सर्वदूर दिखता था। मुगलों के ड्योढ़ी का रक्षक कहलाने में, मुगल सूबेदारों से दोस्ती बनाने में ही राजा धन्यता मानते थे। इसलिए मुगलों के मुसलमानों द्वारा चल रहे आक्रमण को, अत्याचारों को अनदेखा करते थे। लेकिन उनकी तलवार की धाक के कारण मंदिर बने रहे, धर्म सुरक्षित रहा, प्रजा का जीवन सुखी संपन्न रहा। 17वीं सदी के उत्तरार्ध से मुगल साम्राज्य का न्यास प्रारंभ हुआ और पलाशी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराभूत कर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी शासन भारत में शुरू हुआ। मुसलमानों का आक्रमण प्रत्यक्ष दिख पड़ता था। त्राटिका राक्षसी जैसा वो गर्जना करते आती थी। इसलिए राम दूर से ही समझ गए कि कोई हिंसक प्रवृत्ति का शत्रु आ रहा है। लेकिन अंग्रेजों का आक्रमण पूतना जैसा था। ऊपर से प्यार का, ममता का दिखावा, पेट में छलावा। जब तक प्रत्यक्ष शत्रुता का प्रसंग नहीं आता, अंग्रेज दोस्ती का नाटक बड़ा अच्छा करते थे। परमार वंश के राजाओं के गुणों की कदर अंग्रेजी शासक करते थे। इसलिए उनकी न्यायप्रियता पर विश्वास कर राज्य चलता रहा। बाबू कुंवर सिंह का जन्म। गजराज सिंह राजा बने। ये 4 भाई थे। दूसरे भाई उमराव सिंह थे। गजराज सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र
प्रभु नारायण सिंह राजा बने। उमराव सिंह उपेक्षित हो गए तथा निराश मन से पास में ही दिलीपपुर नाम का गांव था, वहां चले गए। उमराव सिंह के पुत्र थे साहिबजादा सिंह, हमारे चरित्र नायक के पिता। बड़े पराक्रमी, मानी स्वभाव के थे, इसलिए प्रभु नारायण सिंह इनसे भयभीत रहते थे। किसी मुकदमे के प्रसंग में आरा में कोर्ट में गए थे। वहां कोर्ट के सामने किसी ने इनकी गरीब अवस्था का उपहास किया। वहीं खड्ग निकालकर साहिबजादा सिंह ने उस व्यक्ति पर आघात किया। कोर्ट ने तुरंत इन्हें गिरफ्तार किया और पटना जेल में भेज दिया। 3-4 महीने वहां बंद थे। तब कोई नरभक्षी शेर द्वारा दावा के जंगल में आतंक फैलाने का समाचार आया। ये खूंखार शेर किसी के काबू में नहीं आ रहा था। साहबजादा सिंह ने कलेक्टर से अनुरोध किया कि यदि अवसर मिले तो वो शेर का बंदोबस्त कर सकते हैं। कलेक्टर ने कुछ दिनों के लिए उन्हें मुक्त किया तथा कुछ अन्य अंग्रेज अधिकारियों को साथ लेकर वो शेर को कैसे काबू करते हैं ये देखने स्वयं जंगल गया। साहबजादा सिंह हाथ में खड्ग लेकर अकेले शेर की मांद में घुस गए और जैसे ही शेर ने उन पर आक्रमण किया, एक हाथ से उसके अगले पैर और जबड़े को दूर रखते हुए तलवार के एक ही वार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। उनकी वीरता देखकर अंग्रेज संतुष्ट हुए और शेष सजा से उन्हें मुक्ति दी। इस बीच प्रभु नारायण सिंह का निधन हो गया। वो निपुत्रिक थे, इसलिए राज्य पर साहबजादा सिंह का अधिकार था, परंतु उनकी विधवा ने एक व्यक्ति को गोद लेकर इसमें बाधा डाली। मामला कोर्ट में गया। साहबजादा सिंह की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए कोर्ट का खर्चा कैसे होगा, इस चिंता ने उन्हें ग्रास लिया। ईस्वी सन 1772 में बाबू कुंवर सिंह का जन्म हुआ। 4 भाइयों में वे सबसे बड़े थे। दयालु सिंह, राजपति सिंह और अमर सिंह, ये अन्य 3 भाइयों के नाम थे। राजपति सिंह विक्षिप्त थे, इसलिए सबसे छोटा भाई अमर सिंह उनकी देखभाल करता था। अमर सिंह भी बड़े पराक्रमी थे तथा दादाजी कुंवर सिंह को सभी इसी संबोधन से पुकारते थे कि संकट काल में उनका सब प्रकार से साथ निभाया, जैसे भरत ने प्रभु रामचंद्र का। बाल्यकाल तथा विवाह। कुंवर सिंह का स्वभाव ठेठ अपने पिता जैसा था। बड़ा अकड़ैल, बड़ा गर्वीला, बचपन से ही बड़े साहसी पराक्रमी थे। बाल्यकाल में ही शिक्षा प्रारंभ हुई। उन दिनों बिहार में स्थानिक शिक्षा का प्रबंध नहीं था। फारसी सीखना पड़ता था, जिसे मौलवी सिखाते थे। एक मौलवी कुंवर सिंह को पढ़ाने नियुक्त किया गया, किंतु बालक कुंवर सिंह को पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवार चलाना, ऐसे मर्दानी शौक उनको भाते थे। तरह तरह की तलवारें अपने बाल्यकाल में ही कुंवर सिंह ने संग्रह कर रखी थीं। निशानेबाजी में इतने प्रवीण थे कि अमर सिंह गुलेल से पत्थर चलाते तो उसे ये बंदूक से बीच में ही तोड़ देते। घोड़ा कितना भी अड़ियल हो, कुंवर सिंह उसे ठिकाने लाए बिना रुकते नहीं थे। ऐसे स्वभाव के कारण पढ़ाई में मन नहीं था। पहले ही दिन जब मौलवी पढ़ाने आया तो पढ़ने में इनका ध्यान नहीं देखकर कान पकड़कर उमेट दिया। जैसे ही मौलवी ने कान पकड़ा, कुंवर सिंह को बड़ा गुस्सा आया। अपने आप को अपमानित समझकर उन्होंने झट से अंदर जाकर एक तलवार लाई और मौलवी पर वार किया। मौलवी सतर्क था, इसलिए किसी प्रकार से बचकर भागा और साहबजादा सिंह के सामने दरबार में हाजिर होकर कुंवर सिंह की शिकायत करने लगा। साहबजादा सिंह मौलवी पर बरस पड़े, फटकार लगाई। मेरे पुत्र ने आज प्रथम बार तलवार चलाई, तुमने भागकर बाधा डाली, अन्यथा मुहूर्त हो जाता, तलवार रक्त स्नात होती। ऐसा डरपोक मेरे पुत्र को क्या सिखाएगा, क्या शिक्षा देगा? मौलवी को तुरंत नौकरी से हटाकर दूसरा शिक्षक रखा गया। ऐसे वातावरण में कुंवर सिंह बड़े होने लगे। उसी समय गया के पास देवमूंगा नामक स्थान के जमींदार फतेह नारायण सिंह का पुरोहित किसी कार्यवश जगदीशपुर आया था। फतेह नारायण सिंह की 2 उपवर कन्याएं थीं। पुरोहित को जानकारी मिली कि साहबजादा सिंह के 2 बड़े पुत्र विवाह योग्य हैं। किसी बहाने दोनों को देख लिया, बहुत पसंद आए। परिवार के विषय में अधिक पूछताछ करने पर यह भी जानकारी पुरोहित को मिली कि राज्य पर जायज अधिकार होने पर भी साहबजादा सिंह को कोर्ट के मामले में फंसाकर उससे वंचित रखा जा रहा है
और अर्थाभाव के कारण साहबजादा सिंह भी असहाय हैं। पुरोहित ने देवमूंगा लौटकर लड़कों के विषय में जानकारी के साथ सारी हकीकत फतेह नारायण सिंह को अवगत की। फतेह नारायण सिंह परमार वंश के कीर्ति प्रताप से भली भांति परिचित थे। उन्होंने जगदीशपुर जाकर राजपुत्रों को देखा तथा विवाह निश्चित कर दिया। साथ ही मुकदमा लड़ने का तथा पैरवी करने का सारा व्यय वहन करने का आश्वासन दिया और उसे सफलतापूर्वक निभाया। सन 1800 में ये विवाह संपन्न हुए। सन 1804 में कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत ने साहबजादा सिंह के पक्ष में निर्णय देकर जगदीशपुर के राज्य पर उनका अधिकार कायम किया। फतेह नारायण सिंह ने उस काल में 1 लाख रुपया ये मुकदमा लड़ने में खर्च किया। ये मुकदमा जीतने के बाद कुंवर सिंह को सन 1805 में पुत्र लाभ हुआ। राज्य प्राप्ति की स्मृति में उसका नामकरण दलभंजन सिंह किया गया। बाबू कुंवर सिंह का जीवन क्रम। बाबू कुंवर सिंह बाल्यकाल से ही अत्यंत स्वतंत्र वृत्ति के, साहसी, निर्भय तथा अकड़ैल स्वभाव के थे। इसलिए पिताजी से तथा भाइयों से उनकी बनती नहीं थी। विवाह के बाद जितौर के जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर अपनी सहधर्मिणी के साथ अलग रहने लगे। जंगलों से, पेड़ पौधों से वैसे भी उन्हें बड़ा लगाव था। जगदीशपुर में उन्होंने इतनी संख्या में पेड़ लगवाए थे कि वो जंगल जैसा हो गया था, जो जंगल अंग्रेजों के साथ युद्ध के समय उनके काम में आया। जंगल के कई गुप्त रास्ते मात्र कुंवर सिंह ही जानते थे। कुंवर सिंह का स्वभाव भी बड़ा खर्चीला था। अपने पास कितना धन है इसकी चिंता किए बिना वो खर्चा करते थे। जिसने जो मांगा दे देना, ऐसी वृत्ति थी। ऐसी स्थिति में अर्थ का अभाव होना स्वाभाविक था, लेकिन किसी के सामने धन के लिए हाथ पसारना अपने पिता के सामने भी उनके स्वाभिमानी स्वभाव के प्रतिकूल था। इस धन की कमी को दूर करने के लिए कुंवर सिंह ने अपने स्वभावानुकूल अजीब रास्ता ढूंढ निकाला। सरकारी लगान जमा करने जो पटवारी और तहसीलदार जगदीशपुर रुपया लेकर आते, अपने आदमियों से गांव के बाहर के रास्तों पर ही उन्हें रोककर लगान का रुपया उनसे जबरन वसूल किया जाता तथा उसकी रसीद देकर कुंवर सिंह उन्हें वो दरबार में दिखाने कहते। कुंवर सिंह के ये कारनामों की जानकारी साहबजादा सिंह तक पहुंची। तब हंसकर वो अनसुना करते, मन में पुत्र के स्वाभिमान की सराहना भी करते। लेकिन जबरन लगान वसूली की यह वारदातें इस सीमा तक बढ़ी कि एक बार 10,000 रुपया इसी प्रकार एक तहसीलदार से लूट लिया गया। साहबजादा सिंह को जब दरबार में इस घटना का समाचार मिला तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। अपने सिपाहियों को लेकर वे कुंवर सिंह को सबक सिखाने निकल पड़े। कुंवर सिंह भी अपने आदमियों को लाठी, तलवारें, गंडासे आदि से लैस करके पिता से लड़ने को तैयार हो गए। दोनों सशस्त्र दल शहर के चौराहे पर एक दूसरे के सामने आकर आपस में भिड़ गए। घनघोर संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस भीषण कांड की खबर पाते ही गांव के तथा आसपास के भी सारे लोग वहां पहुंचे और मध्यस्थता कर संघर्ष शांत किया। इस अवसर पर भी कुंवर सिंह की उद्दंडता से साहबजादा सिंह नाराज नहीं हुए। पुत्र की वीरता और साहस को देखकर वो प्रसन्न हो गए, उसकी सराहना करने लगे। कुंवर सिंह का ऐसा तेज तर्रार स्वभाव और परिवारजनों से अनबन देख साहबजादा सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपना मृत्यु पत्र लिखकर सारी जायदाद का बंटवारा कर दिया। ज्येष्ठ पुत्र के नाते बाबू कुंवर सिंह ही राजा होंगे ये निश्चित था। इसलिए 12 आना यानी जायदाद का 3/4 हिस्सा कुंवर सिंह के नाम लिख दिया। दूसरे पुत्र दयालु सिंह का उन पर विशेष स्नेह था, इस कारण 2 आना 1 अष्टमांश हिस्सा उन्हें दिया। दयालु सिंह अपने नाम के जैसे ही दयालु, सबको साथ में लेकर चलने के स्वभाव के थे। शेष 2 आना जायदाद कनिष्ठ पुत्र अमर सिंह के हिस्से में गई तथा उसमें से 1 आना जायदाद की आय से अपने विक्षिप्त भाई राजपति सिंह का खर्चा वो चलाए, ऐसा प्रावधान रखा गया, क्योंकि राजपति सिंह की देखभाल अमर सिंह करते थे। इस व्यवस्था के कारण कुंवर सिंह को आर्थिक स्वतंत्रता मिली, जिससे उन्हें काफी राहत अनुभव हुई। पिता की मृत्यु तथा राज्यारोहण। सन 1830 में साहबजादा सिंह की मृत्यु हो गई।
जगदीशपुर की गद्दी पर कुंवर सिंह विराजमान हुए तब उनकी आयु 48 वर्ष हो चुकी थी। कुंवर सिंह राजा बनकर राज कैसा चलाएंगे, इस विषय में सभी के मन में संदेह था। यद्यपि वे बड़े लोकप्रिय और उदार चरित्र थे, परंतु मनमौजी और अकड़ैल तथा खर्चीले स्वभाव के कारण राजकाज कैसे चलेगा, ये चिंता उनके हित चिंतकों के मन में भी थी। परंतु सबकी अपेक्षा के विपरीत कुंवर सिंह ने अच्छा शासन किया। जब उनके हाथ में सत्ता आई तब राज्य की कुल आय 6 लाख रुपए सालाना थी। कर वसूली अंग्रेज करते थे, इसलिए 1 लाख रुपया उन्हें चुकाना पड़ता था। राज्यारोहण के बाद 3 सालों में बढ़कर यह आय 9 लाख रुपया हो गई। अंग्रेजों का टैक्स भी समय पर उन्हें मिलने लगा। बिहार के बाहर भी एक अच्छे प्रशासक, सख्त राजा के नाते जनता उन्हें जानने लगी। साहबजादा सिंह के निधन के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर आकर रहने लगे। उन्होंने अपने निवास के लिए एक अच्छे भवन का निर्माण किया। पिताजी थे तब तक अन्य सभी भाई पिताजी के साथ रहते थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद दयालु सिंह दिलीपपुर में घर बनाकर रहने लगे। अमर सिंह राजपति सिंह को साथ लेकर मिठहा रहने लगे। फिर भी सभी का आपस में अच्छा स्नेह भाव था, जिसकी प्रचीति 1857 के युद्ध के समय आई। कुंवर सिंह के पुत्र बाबू दलभंजन सिंह भी दादा साहबजादा सिंह के पास ही रहा करते थे। उनका विवाह भी साहबजादा सिंह के द्वारा ही संपन्न कराया गया था। वे भी अपना परिवार लेकर मौजा खपटहा में रहने लगे। उनके पुत्र का नाम वीरभंजन सिंह था। दोनों की मृत्यु कुंवर सिंह के जीवन काल में ही हुई। कुंवर सिंह का प्रशासन। बाबू कुंवर सिंह का स्वभाव बड़ा सख्त था तथा उनकी प्रजा भी उनको यौवन काल से जानती थी। ये उनके लिए बड़ी धाक थी। कहीं कोई अपराध हो गया हो तो कुंवर सिंह उसकी जांच करवाते थे और दरबार में उपस्थित होने का आदेश अपराधियों को दिया जाता। आदेश पाते ही अपराधी की हालत खस्ता हो जाती। थर थर कांपते वो दरबार में हाजिर होता। यदि अपनी अकड़ में अपराधी दरबार गया तो उसको सजा मिलना निश्चित है, ये प्रजा जानती थी। इसलिए फटे वस्त्र धारण कर, सिर में धूली डालकर रोते बिलखते अपराधी दरबार में हाजिर होते। अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया तो 2-4 थप्पड़ लगाकर कुंवर सिंह उसे छोड़ देते। आगे ऐसा मत करना, ये इशारा देना भी छोड़ते समय नहीं भूलते। अपराधी भी समझता था कि अपराध को फिर से दोहराने का परिणाम क्या होगा। यदि किसी ने ऐसी उद्दंडता दिखाई तो फिर उसकी सजा एक ही होती थी, मृत्युदंड। इसलिए अपराध का प्रमाण कुंवर सिंह के शासनकाल में नगण्य था। राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुरक्षित थी, सुखी थी। चोर डाकुओं का भय नहीं था। खुशी से लगान देती थी। कुंवर सिंह जब लगान वसूल करने जाते और देखते कि इस बार फसल ठीक नहीं हुई है तो ग्रामवासियों के बिना कहे ही या मौखिक अर्जी पर 4 आना, 8 आना या कभी पूरी लगान माफ कर देते। प्रजा के सुख दुख का, सुख असुविधाओं का अच्छी प्रकार से समरस होकर विचार करते। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतते। प्रजा का कोई भी वर्ग उपेक्षित नहीं था। सर्वधर्म समभाव की हिंदू शासकों की परंपरा इस राज्य में भी अक्षुण्य थी। धर्मन नाम की वेश्या को एक माशिद उन्होंने बना दी थी, जो आज भी विद्यमान है। सभी के लिए दरबार मुक्त था। सभी के लिए समान न्याय था। गुणीजनों का यथोचित सम्मान होता था। एक व्यक्ति ने इमली के पत्तों से एक पत्तल बनाकर दरबार में लाकर बाबू कुंवर सिंह को भेंट की। इसका हुनर देखकर दादाजी इतने प्रसन्न हो गए कि 80 बीघा जमीन उसे बख्शीश दे दी। उनकी शिक्षा फारसी में हुई थी, परंतु हस्ताक्षर संस्कृत में ही करते थे। संस्कृत भाषा के विद्वानों का बड़ा सम्मान उनके दरबार में होता था। संस्कृत समझने में उन्हें कठिनाई ना हो, इसलिए कुछ विद्वान सदैव दरबार में विद्यमान रहते थे तथा कठिन संस्कृत शब्द का प्रयोग होने पर कुंवर सिंह वहीं पर उसका अर्थ पूछ लेते। संस्कृत के प्रचार प्रसार में भी उन्हें रुचि थी। संत महात्मा, कवि, साहित्यकारों की इस कारण दरबार में सदा ही आवभगत होती थी। बांसुरिया बाबा की उन पर विशेष कृपा थी। उन्होंने मोहन नाम का एक शेर पाल रखा था। शिकार के तो वे विशेष शौकीन थे। उनके राज्य में घने निबिंड जंगलों की कमी नहीं थी। इन जंगलों में शिकारगाह बनवाए थे तथा आसपास के राजाओं को, गोरे अफसरों को निमंत्रित कर शिकार का आयोजन करते।
इसी कारण अंग्रेज शासक उनसे प्रसन्न थे। कई गोरे अफसरों से उनकी अच्छी दोस्ती थी। अच्छे घोड़े, अच्छी तलवारें, निशानेबाजी, शिकार और मुकदमेबाजी ये खास उनके शौक थे। पड़ोसी डुमराव के राज परिवार के साथ सदा ही मुकदमा चलते रहता। डुमराव राजा रिश्ते में उनके चचेरे भाई थे और स्नेह आदर में भी कमी नहीं थी, परंतु कोर्ट में जाकर लड़े बिना कुंवर सिंह को चैन नहीं होती। आरा में कोर्ट था। वहां जाते समय डुमराव होकर प्रतिवादी को अपने वाहन में साथ बिठाते। कोर्ट का कामकाज समाप्त होने पर कभी कभी उन्हें जगदीशपुर ले जाकर खूब खिलाते पिलाते या स्वयं डुमराव रुककर उनका आतिथ्य ग्रहण करते। कुंवर सिंह के इस आचरण को देखकर लोग पूछते कि इतना प्रेम है तो कोर्ट कचहरी क्यों? तब ठहाका लगाकर कुंवर सिंह उत्तर देते थे, भाई जिंदगी मिली है मनुष्य को एक ही बार, जितने शौक हैं अभी पूरे कर लें। राजा हैं, हमें मुकदमे लड़ने का शौक है, तलवार तो नहीं लड़ सकती, इसलिए कोर्ट में जाकर लड़ते हैं। फिर राजा जो ठहरे तो अपने बराबरी के हैं, इसलिए शौक पूरा कर लेता हूं। इस प्रकार कारभार चल रहा था। विलासित थी, प्रजा का भी ध्यान था, परंतु राज्यकर्ता पर आए हैं, हम परतंत्र हैं, मांडलिक हैं, इसका रंज नहीं था। संस्कृति पर, समाज जीवन पर हो रहे परकीय आक्रमण से वे अनभिज्ञ थे। आर्थिक संकट। कुंवर सिंह का राज्य संपन्न था, फिर भी वे स्वयं सदैव आर्थिक तंगी में रहते थे। सारे शौक पूरे करने में पर्याप्त धन की आवश्यकता होती थी, परंतु रुपयों की कमी थी। प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए, प्रशासन के लिए जो धन निश्चित था, उससे उन्होंने अपने व्यक्तिगत खर्चे के लिए कभी एक पाई भी नहीं उठाई। अपने खर्चे के लिए उन्होंने साहूकारों से कर्जा लेना शुरू किया। राजा थे, जबान के पक्के थे, कड़े स्वभाव के कारण धाक थी, जिसके चलते चाहे जब कर्जा मिलता रहा, बढ़ते बढ़ते 20 लाख रुपयों तक वो बढ़ गया। महाजन चिंतित हो गए। कुंवर सिंह की आयु 70 साल की हो चुकी थी। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी इतनी बड़ी राशि की जिम्मेवारी लेकर उसका भुगतान करेंगे, इसका महाजनों को भरोसा नहीं था, क्योंकि अपने परिवारजनों से, रिश्तेदारों से कुंवर सिंह अकड़कर रहते आए थे। कुंवर सिंह महाजनों का सारा कर्जा पाई पाई तक चुकाना चाहते थे, परंतु खजाना खाली रहता था। जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर भी कर्जा चुकाया जा सकता, परंतु ये उन्हें मान्य नहीं था। जब बार बार तगादा करने पर भी कर्जा वापस मिलने की संभावना नहीं रही, तो कुछ महाजनों ने कोर्ट का सहारा लिया। कुंवर सिंह चाहते तो महाजनों को सालों तक मुकदमों में उलझा सकते थे। मुकदमाबाजी उनका खास शौक था तथा इसमें वे बड़े माहिर माने जाते थे, परंतु इस बात में उनके संयम की दाद देनी होगी। कितनी विषम परिस्थितियों में भी कोर्ट में जाकर मुकदमा नहीं लड़े, महाजनों का प्रतिवाद नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि उनके विरोध में कोर्ट की डिक्रियां निकलने लगीं। जमींदारी का नीलाम होने की आशंका से कुंवर सिंह चिंतित हो गए और इस झंझट से छुटकारा कैसे हो, इसका उपाय सोचने लगे। कलेक्टर से मदद मांगी। आरा के कलेक्टर के साथ बाबू कुंवर सिंह का अच्छा संबंध था। अपनी गुणवत्ता, साहस, उदारता के कारण कुंवर सिंह का सर्वत्र सम्मान था। चूंकि कुंवर सिंह का स्वभाव निष्कपट था, इसलिए अपने गोरे दोस्तों को भी वे वैसा ही देखते थे। अपना कर्जा लौटाने के लिए कुंवर सिंह ने आरा के गोरे कलेक्टर से सहायता के लिए परामर्श करने का सोचा। उन्होंने सुझाव दिया कि उनका राज्य अंग्रेज 3 साल तक चलाए। इस दरमियान उनका सारा ऋण वापस करने का जिम्मा अंग्रेजी शासन का होगा। खर्चा भर चलाने लायक रुपया उन्हें देकर बाकी सारा वसूल अंग्रेजों के पास रहेगा। 3 साल में कर्जा समाप्त हो जाने के बाद राज्य कुंवर सिंह को वापस लौटाया जाए। कलेक्टर को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने कलकत्ता में कंपनी के अधिकारियों से पत्राचार किया। पटना में टेलर नाम के गोरे कमिश्नर थे, उन्होंने भी कलेक्टर के सुझाव का अनुमोदन किया। कंपनी शासन ने कुंवर सिंह के सुझाव को स्वीकृति दे दी। कुंवर सिंह को अंग्रेजी शासकों पर पूरा विश्वास था कि वे वचन के पक्के होते हैं, न्यायी हैं, इसलिए धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं है। अंग्रेजों की मीठी मीठी बातों पर तथा सभ्यतापूर्ण शालीन व्यवहार से देश के अन्य राजाओं के समान वे भी प्रभावित थे। इस प्रकार 3 साल निकल गए। कुंवर सिंह निश्चिंत होकर अपना मनमाना जीवन क्रम यथावत चलाने लगे।
1854 सन में ही कुंवर सिंह के पास कलकत्ता से इस आशय का एक पत्र आया कि सरकार आपके राज्य का प्रबंध भार अपने हाथों में ले लेती है, परंतु कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। आपके खर्चे के लिए मंजूर तनख्वाह आपको मिलती रहेगी, लेकिन कर्जा यदि निकट भविष्य में आप नहीं लौटाएंगे तो तनख्वाह भी हम रोक देंगे। इस नोटिस को देखकर कुंवर सिंह को बिजली सा झटका लगा। यह बड़ा विश्वासघात था जिसकी कुंवर सिंह ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अंग्रेजी शासन ने एक चाल और चली। सरकार ने महाजनों को नोटिस जारी किया कि 1 महीने के भीतर कुंवर सिंह को उनके द्वारा दिए गए कर्जे की जानकारी आरा के कलेक्टर के पास महाजन भेज दें। जो ऐसा नहीं करेंगे उन महाजनों का हक अन्यथा समाप्त होगा। दूसरा नोटिस बाबू कुंवर सिंह को भेज दिया गया, जिसमें लिखा था, यदि 1 महीने के भीतर सभी महाजनों का सारा कर्जा आप नहीं चुकाएंगे तो आपकी जमीन जायदाद से ये कर्जा चुकाने का प्रबंध कंपनी सरकार करेगी। अंग्रेजों के ये कुटिल कारनामे देखकर कुंवर सिंह के सामने बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई। उनके राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। सन 1857 के क्रांति युद्ध की पृष्ठभूमि। सन 1857 में पलाशी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित करने के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अर्थात गोरों का राज दृढ़मूल होने लगा। देश में जो संस्थान थे उनके राजाओं को आपस में लड़ाकर उसमें अपनी प्रशिक्षित पलटनें भेजकर धीरे धीरे उनके राज्य को हड़पना, ये नीति अंग्रेजों ने अपनाई। भारत की सेना द्वारा भारत के यूरोपियों से भारत को अपना अंकित बनाने में वो पूर्णतः सफल हुए। मूलतः भारत के वैभव की संपन्नता की कीर्ति सुनकर व्यापार करने जो विदेशी यहां आए थे, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विलायत से आई थी। सत्ता पर पकड़ मजबूत होने पर यहां के व्यापार वाणिज्य को, व्यवसायों को तहस नहस कर अपने माल को बेचने के लिए भारत को अपने संरक्षित बाजार में अंग्रेजों ने परिवर्तित किया। शासन के द्वारा धर्म पर आक्रमण करने का भी श्री गणेश इसी समय हुआ। ईसाई धर्म को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर भारत की हिंदू जनता को ईसाई बनाने के षड्यंत्र का सूत्रपात भी इसी दौरान हुआ। मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं का अनादर करने के कारण तथा दिल्ली की मुसलमान सल्तनत को अंग्रेजों द्वारा समाप्त करने के कारण वो भी नाराज हो गए। मुसलमानों के शासनकाल में राजकाज से संस्कृत भाषा का उन्मूलन हो गया था। तब अंग्रेजी शासन ने अन्य देशी भाषाएं तथा उर्दू फारसी को राजकाज से हटाकर अंग्रेजी भाषा का व्यवहार प्रारंभ किया, जिससे मुल्ला मौलवी का महत्व भी समाप्त हुआ। न्यायदान के लिए अंग्रेजों द्वारा उनकी सुविधा के अनुसार कानून बनाए गए तथा कोर्ट के कामकाजों में अंग्रेजी भाषा का व्यवहार अनिवार्य हुआ। स्थानिक मान्यताओं को ताक पर रखा गया। न्याय देवता अंधे हैं ऐसी मान्यता है। अंग्रेजों ने उसे गूंगा बहरा भी बना दिया, क्योंकि अधिकतर न्यायाधीश गोरे होते थे, इसलिए वकील या दलाल की प्रामाणिकता पर ही न्याय निर्भर था। बड़ी लज्जा की बात है कि देश से अंग्रेजी शासन हटकर कई साल हो गए, परंतु न्यायदान की वही रीति आज भी कायम है। इस न्याय व्यवस्था के अंतर्गत देशी राजे रजवाड़ों के संस्थानों को हड़पने की एक घिनौनी साजिश लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई। जिस संस्थान के राजा संतान विहीन थे, उन्हें गोद लेने के लिए कंपनी सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। यदि बिना अनुमति किसी ने गोद लिया तो उसके राज्य को खारिज कर कंपनी के राज्य में सम्मिलित किया जाने लगा। सतारा, नागपुर, झांसी, पुणे और अवध जैसे संस्थान इसी प्रावधान के अंतर्गत जबरदस्ती अंग्रेजी शासन में विलीन किए गए। इस प्रकार मजदूर, किसान, व्यापारी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ सभी का अस्तित्व संकट में आ गया। लंदन में प्रिवी काउंसिल तक राजाओं ने अपना राज्य बचाने के लिए पैरवियां की, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला। इन सब कारणों से देश में असंतोष की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। बिहार में क्रांति का विस्फोट। ऐसे वातावरण में अंग्रेजी सेना के देशी पलटनों में इस बात की कानाफूसी होने लगी कि बंदूकों में व्यवहार करने के लिए जो कारतूस दिए जाते हैं, उसका आवरण गाय तथा सुअर की चर्बी से तैयार होता है। यह आवरण दांत से तोड़ना होता था। इसलिए हिंदू और मुसलमान सिपाहियों में सनसनी फैल गई। विप्लव का मुहूर्त भी निश्चित हो गया था।
इसी समय नाना साहेब पेशवा के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ सामूहिक युद्ध छेड़ने की देशव्यापी योजना बन रही थी। इसके अंतर्गत प्रतीक स्वरूप चपाती और कमल के माध्यम से राजाओं से और सेना की छावनियों में संपर्क हो रहा था। नाना साहब के दूत चपाती और कमल के साथ जब बाबू कुंवर सिंह के पास पहुंचे, उस समय कर्जे के बहाने उनका राज्य हड़पने की जो चाल अंग्रेज खेल रहे थे, उसको कैसे मात दी जाए, इसी सोच में बाबू कुंवर सिंह चिंतित थे। फिर भी अंग्रेजों पर हाथ उठाने को उनका मन नहीं मान रहा था। अब भी अंग्रेजों को वो अपना दोस्त मानते थे, परंतु दरबार के लोगों ने, पंडित, पुरोहित, अमात्य सभी ने उन्हें अंग्रेजों के विरोध में आयोजित इस विद्रोह में सम्मिलित होने की सलाह दी। विदेशी शासकों को खदेड़कर फिर से स्वदेशी शासन प्रस्थापित करने का यही सुअवसर है, ऐसा सभी का मंतव्य रहा। क्या करें क्या ना करें, इस दुविधा में जब कुंवर सिंह थे, इसी समय मंगल पांडे की उतावली के कारण 10 मई 1857 को मेरठ में समय के पूर्व ही स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात हुआ, जिसके कारण सारे देश में अंग्रेज चौकन्ने हो गए। बिहार में विप्लव की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, परंतु बाहर से आ रहे विद्रोह के समाचार सुनकर पटना का कमिश्नर टेलर अस्वस्थ हो गया। 1857 के जून से लेकर नवंबर तक सारे उत्तर भारत में जगह जगह पर अंग्रेजी शासन को हटाकर स्थानिक जनता ने शासन अपने हाथ में ले लिया था। एक प्रकार से अराजक जैसी स्थिति दिखाई दे रही थी। इसलिए टेलर ने आदेश निकाला कि जनता अपने सारे शस्त्र सरकार के पास जमा कर दे। इसी प्रकार पटना के जो प्रमुख नागरिक थे, उन्हें अपने घर पर भोजन की निमित्त बुलाकर टेलर ने गिरफ्तार कर डाला। इसके कारण नगरवासी क्षुब्ध हो गए। दूसरे दिन 5 जुलाई 1857 को पीर अली नाम से पुस्तक विक्रेता के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ। रास्तों पर उतर आई भीड़ ने जो हाथ आया उससे अंग्रेजों की हत्या करना शुरू किया। चर्च जलाए, दफ्तरों पर हमले किए, परंतु सिपाहियों ने उसे काबू में लिया। पीर अली को भी पकड़कर फांसी दी गई। अनेक नागरिकों की हत्या कर रास्ते के किनारे लगे पेड़ों पर शव लटका दिए गए। दानापुर में अंग्रेजों की बड़ी छावनी थी, जिसमें अधिकांश पलटनें देशी थीं। एक पलटन गोरे सिपाहियों की थी। देशी सिपाहियों के पास कमल और चपाती पहुंची थी, परंतु निर्णय नहीं हो रहा था। उल्टे देशी पलटनों के सूबेदार ने कलेक्टर को पत्र लिखा कि आपकी सहायता करने हम पटना आने को तैयार हैं। परंतु टेलर को इस पर संदेह हुआ। बिहार से अंग्रेजी शासन समाप्त करने के लिए पटना से प्रारंभ करने का यह संकेत है, ऐसी टेलर की धारणा बनी। इसलिए दानापुर की देशी पलटनों को निशस्त्र करने का आदेश उसने जारी किया तथा आसपास के राजाओं को किसी बहाने आमंत्रित कर पकड़कर जेल में बंद करने का सत्र प्रारंभ किया। कुंवर सिंह को भी बुलावा गया कि स्वास्थ्य लाभ के लिए पटना आओ, परंतु कुंवर सिंह चतुर थे, सारी जानकारी रखते थे। टेलर का उद्देश्य क्या है ये उन्होंने भांप लिया कि उन्हें कैद करने की ये एक चाल है। उन्होंने उत्तर भेजा कि आपका ये कहना ठीक ही है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, हवा बदल की भी आवश्यकता है और गंगा जी के किनारे जैसा स्थान कहां मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य इतना अधिक बिगड़ चुका है कि वो कुछ सुधर जाने पर ही मैं आपके पास आकर निमंत्रण का लाभ उठा सकूंगा। ये उत्तर पढ़कर टेलर का संदेह कुंवर सिंह पर भी विद्रोहियों का साथ देंगे ये दृढ़ हो गया। गया से कुछ विद्रोही कुंवर सिंह से मिले हैं और 25 जुलाई का मुहूर्त निश्चित हुआ है। इस अर्थ का एक बेनामी पत्र भी उसे मिला था। इस पत्र के आधार पर आरा में बाबू कुंवर सिंह के बंगले में जो मुंशी रहते थे, उनको गिरफ्तार कर बंगले की तलाशी ली गई। लौटते समय कलेक्टर ने कहा कि कुंवर सिंह को भी कैद कर फांसी लटकाया जाएगा। आरा की इस घटना का समाचार बाबू कुंवर सिंह के पास पहुंचा और अंग्रेजों के विषय में उनके मन में जो सहानुभूति थी, विश्वास था, वो सदा के लिए समाप्त हुआ। अब बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजी सत्ता के कट्टर शत्रु बन गए। दानापुर में विद्रोह। 25 जुलाई 1857 के दिन दानापुर की देशी पलटन को प्रातः छावनी के मैदान पर बुलाकर उनके शस्त्र लेकर उन्हें निशस्त्र करने का गोरे अफसरों का इरादा था।
लेकिन सिपाहियों के ध्यान में यह षड्यंत्र आ गया। वहीं गोलाबारी शुरू हुई। छावनी से निकलकर सिपाही पश्चिम में शोण नदी की ओर बढ़े और उसे पार कर आरा पहुंचे। हरकिशन सिंह, कुंवर सिंह के दीवान, जो सिपाहियों से मिलने दानापुर छावनी में गए थे, साथ में आरा आ गए। आरा में कलेक्टर का दफ्तर था। उस समय 26 अंग्रेज, कुछ एंग्लो इंडियन और सिख पलटन के 50-60 सिपाही थे। विद्रोही सिपाहियों को देखकर वे आरा हाउस नामक भवन में घुसकर बंद हो गए। संयोगवश वहां छिपने का, लड़ने का प्रबंध पहले से ही कर रखा था। विद्रोही सिपाहियों ने सारा आरा शहर अपने अधिकार में ले लिया, सारा खजाना लूट लिया, कैदियों को जेल से छोड़ दिया। तब तक रात हो गई। कुछ सिपाही हरिकिशन सिंह के साथ बाबू कुंवर सिंह से मिलकर उन पर नेतृत्व का भार सौंपने जगदीशपुर गए। उनकी विनती स्वीकार कर कुंवर सिंह रात में ही जगदीशपुर से चलकर 27 जुलाई की प्रातः आरा पहुंचे। सिपाही उन्हें देखते ही बड़े उत्साहित हुए। आते ही उन्होंने सेना का निरीक्षण किया तथा फौजी सलामी ली, साथ साथ स्वतंत्रता की घोषणा की। कैप्टन डनवर का सफाया। आरा में विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व संभालने से पूर्व ही कुंवर सिंह ने सहयोगियों की मदद से अपनी रियासत के गांव से युवाओं को संगठित करना आरंभ कर दिया था। इनकी संख्या हजारों में थी। उनमें सैनिकी प्रशिक्षण का अभाव था, परंतु उत्साह भरपूर था। अधिकतर युवक हल चलाने वाले किसान थे। लाठी, गंडासा और कुछ लोगों के पास तलवार, यही इनके शस्त्र थे। विद्रोही सिपाही जब दानापुर से चले तो वहां की गोरी पलटन का प्रमुख कैप्टन डनवर था। विद्रोही सिपाहियों के आरा पहुंचकर वहां आरा हाउस में अंग्रेजों को घेर रखने का समाचार उसे मिला। अपनी पलटन को सज्जित कर 500 बंदूकधारी सिपाहियों के साथ 29 जुलाई को वो आरा की ओर चला। कुंवर सिंह को इस बात का अंदाजा था, इसलिए आरा के रास्ते पर एक आम के बगीचे में उन्होंने काले वेश में कुछ बंदूकधारी सिपाही आम के वृक्षों की टहनियों में छिपा रखे थे। डनवर ने रात के अंधेरे में शहर में घुसने के उद्देश्य से अपनी पलटन को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही सिपाही इन वृक्षों के नीचे से जाने लगे, एकाएक गोलियों की अंधाधुंध बौछार उन पर शुरू हुई। इस आकस्मिक आक्रमण से वो सिपाही घबरा गए। इस लड़ाई में पलटन के 10-12 सिपाही प्राण बचा सके। स्वयं कैप्टन डनवर मारा गया। जीवित सिपाही प्रातः दानापुर वापस भाग गए। जगदीशपुर का युद्ध। आरा हाउस का घेरा चल ही रहा था। कैप्टन डनवर का सफाया होने के बाद पूरे शाहाबाद जिले पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया और उन्होंने स्वातंत्र्य की घोषणा कर दी। कुंवर सिंह ने, जो अंग्रेजों के नौकर थे, ईसाई थे, उन्हें पूरा संरक्षण दिया। 2 मंथ इन आरा नामक पुस्तक में वहां उपस्थित एक अंग्रेज डॉक्टर द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। आरा हाउस के भीतर से मुट्ठी भर अंग्रेज सिख सिपाहियों की मदद से विद्रोही सिपाहियों से कड़ा संघर्ष जारी रखे थे। इसी अवसर पर कलकत्ते से इलाहाबाद को अपनी तोपखाना पलटन के साथ जहाज से जा रहे कर्नल विंसेंट आयर को दानापुर विद्रोह और आरा के घेरे का बक्सर में समाचार मिला तो वहीं अपनी पलटन को उतारकर वे आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह को यह समाचार मिला और उन्हें रोकने वो बीवीगंज चले गए, क्योंकि बीवीगंज ऊंचे स्थान पर बसा है और वहां पर काबू पाने के बाद आरा पर तोपों के मोर्चे लगाना गोरी फौजों को आसान होता। 2-3 अगस्त को बीबीगंज में दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। आयर के पास तोप बंदूकों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना थी। कुंवर सिंह की सेना के पास कुछ ही बंदूकें थीं तथा डनवर के साथ लड़ने में तथा आरा हाउस के घेरे में बहुत सी गोलियां उपयोग में आई थी। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को जगदीशपुर से हटा लिया। आयर ने आरा जाकर वहां के बंद गोरे लोगों को आरा हाउस से मुक्त किया। आरा वासियों पर अनगिनत अत्याचार किए। कुंवर सिंह के भवन तथा अन्य जायदाद को उद्ध्वस्त कर दिया। बीबीगंज के युद्ध में कुंवर सिंह के सिपाहियों के पराक्रम के कारण आयर हार की कगार पर पहुंचा था, परंतु डगलस नाम के उनके सहकारी ने उन्हें समझाया कि यदि हम यहां हार मान लेते हैं तो कुंवर सिंह ऐसा खूंखार आदमी है कि वो सीधे बनारस पर हमला करेगा। फिर अंग्रेजों का बचना असंभव होगा, क्योंकि लखनऊ कानपुर से भी बनारस की ओर विद्रोहियों की सेनाएं चली हैं, प्रयाग तक पहुंच गई हैं।
इनकी कैंची में फंस गए तो भारत से अंग्रेजी शासन का अंत निश्चित है। परिस्थिति की गंभीरता को देखकर आयर ने अपनी सेना को आह्वान किया कि अंग्रेजी शासन को बचाना है तो खून पसीना एक कर यहां संघर्ष करते हुए या तो जीतना है या मरना है। फिर अंग्रेजी सेना ने जोरदार हमला किया, जिसके सामने कुंवर सिंह की सेना टिक नहीं सकी और जगदीशपुर की ओर उन्होंने पलायन किया। अपनी इस विजय पर आयर को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि डनवर का हाल उसे पता हो गया था। जगदीशपुर में पहुंचकर कुंवर सिंह ने मोर्चाबंदी की। महिला, बाल, वृद्ध, निर्बल लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर रवाना कर दिया। 11 अगस्त को बीबीगंज और आरा के कत्लेआम के बाद आयर जगदीशपुर के पास दुलौर के मैदान में पहुंचे। घमासान संघर्ष हुआ। जगदीशपुर की इंच इंच भूमि के लिए कुंवर सिंह की नौसिखिया सेना से अंग्रेजी सेना को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजी सेना सुसज्जित, प्रशिक्षित थी। कुंवर सिंह के अधिकतम योद्धाओं के पास मातृभूमि की भक्ति, कुंवर सिंह के प्रति श्रद्धा और देश को विदेशी अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की दुर्दम्य आकांक्षा ही संबल था। 9 दिनों तक ये विषम संघर्ष चलता रहा। अंत में कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से हटने का निर्णय लिया, परंतु ये संभव कैसे हो? प्रजा को अंग्रेजों के सामने निहत्थे छोड़कर जाएंगे तो बड़ा आतंक होगा। इसे वो आरा के अनुभव से समझ गए थे। अमर सिंह का भ्रातृभाव। कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह मिठा में रहते थे। उन्हें कुंवर सिंह के पराभव की संभावना का समाचार मिला। कुंवर सिंह भी हार सकती हैं, ये कल्पना भी वे नहीं कर सकते थे, इसलिए आश्वस्त थे। परंतु जब इस संभावना का उन्हें पता लगा तो तुरंत वहां जो 5 सिपाही थे उन्हें ही साथ लेकर जगदीशपुर उपस्थित हो गए और कुंवर सिंह को धीरज देकर कहा कि दादाजी, आप सारा माल असबाब और सिपाही लेकर सासाराम के जंगल में चले जाइए। मैं अंग्रेजी फौज को तब तक यहीं रोक रखूंगा, बाद में आपको वहां आकर मिलूंगा। आप जब तक यहां से सुरक्षित दूरी पर नहीं पहुंचते, अंग्रेज को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मराठों के इतिहास में शिवाजी बाजी प्रभु के पावन खिंड की लड़ाई का स्मरण देने वाला यह प्रसंग है। उस दिन दोपहर से अगले दिन की प्रातः तक अपने 5 सिपाहियों के बल पर अंग्रेजी सेना को वहीं रोककर अमर सिंह ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। कुंवर सिंह अपने सारे असबाब के साथ सासाराम के जंगल में, जो जगदीशपुर के दक्षिण में है, पहुंचे। बाद में अमर सिंह भी वहां जाकर उन्हें मिले। आयर के अत्याचार। अब जगदीशपुर पर अंग्रेजी फौज का अधिकार हो गया। कैप्टन आयर ने वहां भयंकर तबाही मचाई। 10,000 योद्धाओं को 6 मास तक खिलाया जा सके इतना अनाज अपनी कोठी पर कुंवर सिंह ने एकत्रित कर रखा था, उसे लुटा दिया। कुंवर सिंह के आहत सैनिकों को उनके शरीर में कीलें ठोककर कमीज के सहारे दीवारों पर टांग दिया। कुंवर सिंह के सारे भवन धराशायी कर दिए। कुंवर सिंह ने बड़ी श्रद्धा और प्रयास से एक शिव मंदिर बनाया था। उस पर आयर ने तोपें चलाई, परंतु उसका परखच्चा तक नहीं उड़ा। फिर सुरंग लगाकर उसे ध्वस्त किया। अंग्रेज वैसे भी अलोकप्रिय थे। इस मंदिर को ध्वस्त करने के कारण बिहार में अंग्रेज शत्रु बन गए। अंग्रेजों को सब सामान्य जनों से किसी भी प्रकार की मदद मिलना रुक गया। सारे बागी सुरक्षित हो गए। आयर द्वारा मंदिर ध्वंस के कार्य की बाद में अंग्रेजी शासकों ने निंदा की, परंतु इस देश के हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के प्रति कितना सम्मान उनके मन में था, ये इस घटना से स्पष्ट हो गया। भूमिगत कालखंड। आरा की लड़ाई के बाद कुंवर सिंह का नाम सारे देश में प्रसिद्ध हो गया। 1857 की क्रांति के अग्रणियों में उनके नाम का समावेश हुआ। सासाराम के जंगल से कुंवर सिंह और अमर सिंह अपनी सेना के साथ कैमूर की पहाड़ियों से होकर रीवा गए। रीवा नरेश उनके संबंधी थे, परंतु अंग्रेजों के भय के कारण डरे हुए थे। कुंवर सिंह ने उन्हें धमकाया और कहा, पहले आपको ही देख लेते हैं। तब रीवा नरेश सुलह करने तैयार हुए और सेना के खर्चे के लिए उन्होंने कुंवर सिंह को 10,000 रुपए दिए। इसके बाद 6 मास तक अपनी सेना लेकर कुंवर सिंह भूमिगत रहे तथा क्रांति के अन्य नेताओं से नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आदि से संपर्क करते रहे।
दिसंबर 1857 में कानपुर में नाना साहब के साथ फिर से एक बार अंग्रेजों से असफल संघर्ष किया, ऐसा भी उल्लेख कुछ स्रोतों से प्राप्त होता है। आजमगढ़ पर आक्रमण। अपने भूमिगत कालखंड में कुंवर सिंह ने अपनी पराजय पर, विशेषतः जगदीशपुर की पराजय पर गंभीरता से चिंतन किया तथा नई रणनीति सोच ली। अंग्रेज समझ रहे थे कि कुंवर सिंह अब हार गया, अब सिर नहीं उठाएगा, जगदीशपुर लौटेगा ही, तब कैद कर लेंगे। भारत सरकार ने कुंवर सिंह के नाम 25,000 रुपया तथा अमर सिंह के नाम 5,000 रुपया इनाम घोषित किया था। 1857 की क्रांति की जो ज्वाला धधक उठी थी, अब लगभग शांत हो चुकी थी। भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने का यह प्रथम देशव्यापी प्रयास अंग्रेजों ने अत्यंत क्रूरता से दमन चक्र चलाकर दबा दिया। नाना साहब पेशवा नेपाल चले गए। अंग्रेजों से लड़ते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की। अकेले तात्या टोपे जंगलों में भटकते हुए लड़ रहे थे। बाबू कुंवर सिंह ने अज्ञातवास से प्रकट होकर फिर से जगदीशपुर जाने की योजना बनाई। लगभग 6 महीना बाहर रहने के बाद 15 फरवरी 1858 को वे अयोध्या पहुंचे। वहां के कुछ राजाओं को अपने पक्ष में लेकर उन्होंने गाजीपुर, जिसे हम गाधीपुर बोलते हैं, उस पर हमला किया। छोटी सी अंग्रेजी फौज वहां पर थी, उसे पराजित कर खर्चे के लिए कुछ रुपया वसूल कर वहां न रुकते हुए सीधे द्रुत गति से आजमगढ़ पहुंचे। गाधीपुर की लड़ाई में उन्हें कुछ बंदूकें भी मिल गईं। आजमगढ़ से 25 किलोमीटर की दूरी पर अतरौलिया नाम का गांव है। वहां अंग्रेजों की छावनी थी। वहां की फौज को परास्त कर वहां छावनी लगाकर बैठ गए। अतरौलिया पर जिसका नियंत्रण होगा, उसका कब्जा आजमगढ़ शहर पर भी होता था। अंग्रेजी फौज ने भागकर आजमगढ़ किले में आश्रय लिया, जो नगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से उन्होंने रणनीति तय की। कर्नल मिलमैन नाम का अंग्रेजी सेनापति 2 तोपें साथ लेकर सेना के साथ कुंवर सिंह पर चढ़ाया। उसे लगा वहीं पर मुठभेड़ होगी। कुंवर सिंह इस सत्य से पूरे परिचित हो गए थे कि अपने पास सिपाही बहुत हैं, लेकिन हैं अप्रशिक्षित और भगोड़े। तात्या टोपे और कुंवर सिंह, ये 2 सेनापति की ये विशेषता थी कि उनके पास जैसे साधन थे, उन्हीं का उपयोग कर वे लड़ते थे। कुंवर सिंह ने भगोड़े सिपाहियों को सामने खड़ा किया। उन्हें बताया गया था कि बस 15 मिनट लड़ना है, नुकसान होता है ऐसा दिखा कि भागना है, किधर भागना और बाद में कहां इकट्ठा होना, यह भी समझा दिया था। वैसे ही हुआ। मिलमैन ने बड़े जोश से हमला किया। 15 मिनट कुंवर सिंह के सिपाहियों ने कसकर हंगामा किया। आओ देख लेंगे, ऐसे आह्वान प्रति आह्वान चले। जब प्रतिपक्ष ने गोलियां चलाईं तो भाग खड़े हुए। मिलमैन ने सोचा कि उसकी विजय हुई। वो उनका पीछा करने लगा। 10-12 किलोमीटर तक उनके पीछे भागा। तब तक रात हुई, वहीं रुक गया। सोचा कि कुंवर सिंह को कल पकड़ लेंगे। दूसरे दिन प्रातः सेना उठी। जल्दी नाश्ता कर कुंवर सिंह को पकड़ने की उनकी योजना थी। नाश्ता शुरू हुआ ही था कि न जाने कहां से कुंवर सिंह वहां प्रकट हो गए। चारों ओर से घेर कर मिलमैन की सेना पर ऐसा हमला किया कि तोपें बंदूकें वहीं छोड़कर जो थोड़े सिपाही बच गए, उनको लेकर मिलमैन भागकर आजमगढ़ किले में चला गया। कुंवर सिंह ने उसका वहां तक पीछा किया और फिर अतरौलिया में आकर डट गए। अब आजमगढ़ के किले में घेरे गए गोरे सिपाहियों की मदद करने कर्नल डेम्स आए। उस पर यही प्रयोग किया कुंवर सिंह ने, भागना, फिर अचानक प्रकट होकर पीछा कर रही सेना को घेर कर उसका खात्मा करना। कर्नल डेम्स भी हार कर अवशिष्ट सेना लेकर आजमगढ़ के किले में छिप गए। इतनी सारी फौज और गोरे अधिकारी उस किले में इकट्ठा हो गए, लेकिन बाहर निकलकर लड़ने का उनका साहस नहीं था। दानापुर में बैठी अंग्रेजी फौज इसी प्रतीक्षा में बैठी थी। कुंवर सिंह आक्रमण करेंगे तो हम रोकेंगे। बाहर निकलकर लड़ने का साहस उनके अंदर भी नहीं था। फिर जगदीशपुर की ओर। आजमगढ़ की पराजय के बाद कुंवर सिंह अब जगदीशपुर लौटेंगे, इस संभावना को देखकर अंग्रेज अधिकारी ही नहीं, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग भी घबरा गया। वो उस समय बनारस में था और कुंवर सिंह बनारस पर भी धावा बोल सकता है, ऐसा भय उसे सताने लगा। इसलिए लॉर्ड मार्कर नाम के एक सेनापति को शीघ्र लाकर कुंवर सिंह का बंदोबस्त करने कनिंग ने भेज दिया।
लॉर्ड कनिंग को क्रिमियम युद्ध में उसके पराक्रम के कारण काफी ख्याति प्राप्त हुई थी। 6000 सेना लेकर लॉर्ड मार्कर आजमगढ़ की ओर बढ़ा। उसने कुंवर सिंह के युद्ध तंत्र का अभ्यास किया था, इसलिए उसने रणनीति बनाई कि भागने वाली कुंवर सिंह की सेना के पीछे इतने ही दूरी बनाए रखना कि वो अपनी नजर में रहे। परंतु कुंवर सिंह ने भी जान लिया था कि 2 बार जो उपाय सफल हुआ, अब तीसरी बार काम नहीं आएगा। इसलिए इस समय कुछ नया तंत्र अपनाना होगा। उसने अपने सिपाहियों को कहा कि भागो। मारकर पीछा करने लगा। अब कुंवर सिंह की सेना ने ऐसा व्यूह बनाया कि सामने के सिपाही आगे भागते रहे और उनके पीछे जो सिपाही थे वो भागते भागते फैलने लगे। मारकर मान रहा था कि सभी अपने सामने हैं और पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए वो आगे बढ़ता गया। इस दरमियान आगे भागने वाले कुंवर सिंह के सिपाही अदृश्य हो गए और फैलकर पीछे आ गए। अब तक कुंवर सिंह के पीछे मारकर भाग रहा था। अब स्थिति विपरीत होकर कुंवर सिंह मारकर का पीछा करने लगा। मारकर की तोपें जो पिछाड़ी पर थीं, उन पर उन्होंने प्रभुत्व पा लिया। 6 अप्रैल 1858 को हुई इस लड़ाई में मारकर की शर्मनाक हार हुई और उसे भी आजमगढ़ के किले की शरण में जाना पड़ा। अब कर्नल लूगार्ड को सेनापति कैम्पबेल ने बड़ी भारी सेना देकर कुंवर सिंह के साथ लड़ने आजमगढ़ भेजा। महान युद्ध नीतिवेत्ता कुंवर सिंह ने यह जानकारी मिलते ही आजमगढ़ छोड़कर जगदीशपुर जाने का निर्णय लिया। अब तक उन्होंने जो गोरे सेनापतियों की पिटाई की थी, उससे अंग्रेजी शासन पर उन्होंने अच्छी धाक जमाई थी, परंतु सीधे जगदीशपुर जाना ठीक नहीं था। दूसरी अंग्रेजी सेनाओं से लड़ना पड़ता, इसलिए कुछ दिन अतरौलिया में ही रुककर उन्होंने लूगार्ड को आगे बढ़ने दिया। अतरौलिया के पास एक छोटी सी नदी है, तानू नाम से इसे जानते हैं। इस नदी पर एक छोटी पुलिया थी। अपनी सेना के अच्छे लड़ाके सिपाहियों को कुंवर सिंह ने इस पुलिया पर आयताकार व्यूह में खड़ा किया और उन्हें आदेश दिया कि जब तक वे सुरक्षित दूरी तक नहीं पहुंचे, लूगार्ड की सेना को वहीं रोक के रखना है, बढ़ने नहीं देना। 100 से 125 जांबाज सिपाहियों ने अपने सेनापति की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। जब तक कुंवर सिंह का संदेश नहीं मिला कि अब हट जाओ, तब तक लूगार्ड की प्रशिक्षित आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित गोरी सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। उस छोटी सी पुलिया को पार नहीं कर सकी। वहां पर नई रणनीति कुंवर सिंह ने अपनाई थी। अंग्रेज सोच रहे थे ये भागेंगे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। आजमगढ़ के किले में बैठी सेना को लगा अब हम पर हमला बोलेंगे कुंवर सिंह। वो धड़कने भरे हृदय से उनकी राह देखने लगे, लेकिन वो सीधे दूसरी ओर चले गए। अतरौलिया से निकले कुंवर सिंह का लूगार्ड ने 12 मील तक पीछा किया, लेकिन कुंवर सिंह कहां हैं, किधर जा रहे, कुछ भी उसकी समझ में नहीं आया। उसे लगा कि वे गोरखपुर गए होंगे, वहां लड़ाई चल रही थी, परंतु उधर भी पता नहीं चला। थक कर निराश होकर लूगार्ड कुंवर सिंह का पीछा छोड़ किले में लौट आया तथा ब्रिगेडियर डगलस को उसने कहा कि कुंवर सिंह को रोको, उसे गंगा जी पार मत होने दो। अब कुंवर सिंह ने फिर से नई रणनीति अपनाई। डगलस को लगा कि वो गंगा की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन कुंवर सिंह का मार्ग दूसरा ही था। गंगा के रास्ते पर जा रहा हूं ऐसा दिखाने के लिए कहीं कहीं डगलस से मुठभेड़ होती, परंतु थोड़े ही समय में कुंवर सिंह के सिपाही 10-10, 15-15 के छोटे गुटों में बंटकर बिखर जाते। डगलस पीछा करे तो किसका, फिर उसे अपनी तोपों की सुरक्षा की भी चिंता करनी पड़ती थी। कुंवर सिंह को यह सब आवश्यक नहीं था। उसके पास तोपें नहीं थी, कुछ असबाब नहीं था, हल्की फौज थी। बिखर कर छिप जाते, फिर 4 घंटे के बाद इकट्ठा होते। डगलस को समाचार मिलता कि वो गंगा जी की ओर बढ़ रही हैं। बेचारे को विश्राम छोड़कर इनके पीछे भागना पड़ता। फिर कुछ समय मुठभेड़ होती और डगलस की सेना की अच्छी पिटाई होती। ऐसी 10-12 मुठभेड़ हुई। डगलस को ध्यान में नहीं आ रहा था कि ये गंगा जी की ओर क्यों नहीं जा रहे। इधर कुंवर सिंह ने अचानक घाघरा नदी पार की, लेकिन डगलस नहीं पीछे जा सका। उसकी भारी तोपें नाव के बिना पार होना संभव नहीं था और नावरियों ने अपनी नावें पानी में डुबो दी थी। कुंवर सिंह को जनता का समर्थन था, वो पार हो गए। अब डगलस ने लौटकर जहां कुंवर सिंह के गंगा पार करने की संभावना थी, वहां चौकियां बिठाईं। उसे जानकारी मिली
कि बलिया के पास मनोहर ग्राम है, वहां से वे प्रातः गंगा पार करेंगे। वो सारी फौज वहां नाकेबंदी करने ले गया और प्रतीक्षा करने लगा। प्रातः हो गई, दिन बढ़ते चला, फिर भी कुंवर सिंह नहीं आ रहे। तब समाचार आया 25 किलोमीटर दूर बधई के पास शिवपुर घाट से कुंवर सिंह अपनी सेना के साथ गंगा जी पार कर रहे हैं। अपनी सेना लेकर डगलस के वहां पहुंचने तक कुंवर सिंह की सारी सेना दूसरे किनारे पार हो चुकी थी और वे स्वयं एक नाव में बैठकर बीच धार पहुंच गए थे। उनको पार होते देख डगलस ने गोली दागी, जिससे उनका दाहिना हाथ जख्मी हो गया। कुंवर सिंह की आन थी कि अपवित्र अंग्रेजों की अपवित्र गोली मेरे तन को इस युद्ध में नहीं छुएगी। जैसे ही गोली लगी, उस मानधन मनस्वी राजा ने अपना खड्ग निकालकर उस हाथ को काटकर पवित्र करने गंगा माता को अर्पण कर दिया। घाव को कपड़े से लपेटकर आगे चले। घायल अवस्था में कुंवर सिंह सारी फौज लेकर जगदीशपुर पहुंचे। 22 अप्रैल को उन्होंने जगदीशपुर में प्रवेश किया। कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर लड़ रहे हैं, इस सोच में वहां की गोरी फौज थी, उसे पछाड़कर उन्होंने जगदीशपुर को फिर से स्वाधीन किया। अंतिम विजय और देहांत। दिनांक 23 अप्रैल को कर्नल आयर लुगार्ड और आरा से कैप्टन ली ग्रांट, ये 3 अंग्रेज सेनानी कुंवर सिंह के पीछे ही जगदीशपुर पहुंचे। लेकिन अब उनका पाला भगौड़े कुंवर सिंह से नहीं था। अपनी राजधानी में सुस्थिर, इतने युद्धों का अनुभव प्राप्त, अपने मोर्चों पर डटे हुए और अपनी भूमि पर लड़ने वाले कुंवर सिंह के साथ था। इसीलिए पहली ही मुठभेड़ में ली ग्रांट मारा गया। उसकी सेना की भीषण हार हुई। अधिकांश सिपाही मौत के घाट उतारे गए। जो थोड़े बचे वो आरा भाग गए। कर्नल आयर भी निराश होकर चला गया। लुगार्ड अकेला वहां रुका। लड़ाई चलती रही। अपनी सेना की विजय का समाचार सुनने के बाद हाथ काटने के कारण जो अत्यधिक रक्तस्राव हुआ था, उस घाव के कारण दिनांक 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई। स्वतंत्र राजा इस नाते अपने महल पर भगवत ध्वजा को फहराते हुए देखकर गोरे सेनापति के अपनी सेना के हाथ मृत्यु की शुभ वार्ता सुनी। 26 अप्रैल की दोपहर बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह राजा बने। जगदीशपुर का संग्राम चलता रहा। अंग्रेजी फौज को लौटना पड़ा। 7 बार अंग्रेजों ने आक्रमण किए, लेकिन जगदीशपुर के रास्ते पर जो पीरों का जंगल था, वहां घेर कर अंग्रेजी फौज की भारी पिटाई होती और वे हार कर आरा लौट जाते। इससे निराश लुगार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर से कर्नल आयर को जगदीशपुर भेजा गया। उसने आक्रमण के पूर्व पीरों का जंगल काटकर साफ किया। फिर उसकी सेना आगे बढ़ी। जगदीशपुर की सेना कई दिनों से अपने बलबूते लड़कर थक गई थी। कहीं से किसी प्रकार से मदद पहुंचने की संभावना नहीं थी। ये परिस्थिति देखकर अमर सिंह सासाराम के जंगल में चले गए और 6 महीने तक अंग्रेजों को तंग करते रहे। अंत में 7 ओर से जंगल को घेरकर उन पर हमला किया गया। गन्ने के एक खाली खेत में 47 सिपाही लेकर अंग्रेजों से लोहा लिया। 44 सिपाही मारे गए। अमर सिंह, दीवान हरिकिशन सिंह और राम कवि बच निकले। अमर सिंह नेपाल गए। वहां के राणा राजवंश ने उनका स्वागत किया। कुछ दिन नेपाल में रुककर फिर जब भारत आए तो पकड़े गए। उन्हें गोरखपुर जेल में रखा गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोगों के कथनानुसार अमर सिंह सासाराम के जंगल से नेपाल जाने के बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिए। हरिकिशन सिंह को भी पकड़कर जगदीशपुर में लाकर फांसी चढ़ाया गया। उस समय वहां इकट्ठा होकर रो रहे अपने परिवारजनों को और नागरिकों को चिल्लाकर उन्होंने बताया, रोते क्यों हो, आनंदोत्सव मनाओ। हिंदू व्यक्ति की मृत्यु का सार्थक है देश धर्म के लिए मरना। मेरे नाम से आज के दिन प्रतिवर्ष दिवाली मनाओ, रोते क्यों हो। बाबू कुंवर सिंह का कार्य। अपनी जायदाद बचाने कुंवर सिंह 1857 के रण संग्राम में कूद पड़े। ऐसा कुछ वामपंथी मेकाले पुत्रों का निष्कर्ष है। यदि जायदाद ही बचानी होती तो अंग्रेजी शासन से ही मिलने से अधिक लाभ होता। यदि जगदीशपुर में पहली बार हार के बाद वे ऐसा संकेत देते तो उनको बचाने वाले साथी अंग्रेजों में थे,
परंतु अंततः प्रतीक्षा करने के बाद अंग्रेजों के विश्वासघातक, स्वार्थी और लालची स्वभाव का जो अनुभव आया, तब इस भूमि से अंग्रेजी राज्यकर्ताओं को खदेड़ने का पूरा मन कुंवर सिंह ने बना लिया। एक योग्य प्रशासक और प्रतिभाशाली सेनापति तो वे थे ही, अंग्रेजों के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना थी। सारे देश के वे राज्यकर्ता थे, परंतु कुंवर सिंह को अपने रण क्षेत्र के चप्पे चप्पे का ज्ञान था तथा युद्ध में उसको किस प्रकार उपयोग में लाना, ये प्रतिभा भी उनके पास थी। उनके सिपाही हल जोतने वाले किसान पहलवान थे। वे लाठी, तलवार, गंडासा चलाना जानते थे। युद्ध के ताप को वे सहने योग्य प्रशिक्षित नहीं थे, इसलिए भाग खड़े होते। परंतु जो जैसा है वैसा ही उसको काम में लगाकर उपयोग करने की अद्भुत क्षमता कुंवर सिंह में थी। इसलिए साथ साथ तपे हुए अंग्रेज सेनानी पीठ पर होते हुए भी सभी को छकाकर उन्होंने जगदीशपुर को फिर से स्वतंत्र किया। जब वे 1857 के स्वातंत्र्य संग्राम में कूदे तो उनकी आयु 75 साल से ऊपर हो गई थी। उनका इकलौता पौत्र वीरभंजन सिंह, जो उनके साथ अज्ञातवास में था, एक लड़ाई में कातपी के पास वीर गति को प्राप्त हुआ। परंतु आयु का, ऐसी घटनाओं का उन पर तनिक भी परिणाम नहीं दिखता था। वे कहते थे कि अफसोस है कि अंग्रेजों के साथ मेरा यह मुकाबला बुढ़ौती में पड़ा। स्वातंत्र्य वीर सावरकर विनायक दामोदर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर में कुंवर सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा है, 57 की क्रांति में अपनी युद्ध पद्धति और रण कौशल में उनकी बराबरी का कोई वीर नहीं था। छत्रपति शिवाजी के बाद वृक्क युद्ध यानी गुरिल्ला वारफेयर के महत्व को सर्वप्रथम उन्होंने सिद्ध किया था। इस युद्ध पद्धति के वे बहुत बड़े वीर थे। दोस्तों, वीर कुंवर सिंह का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा देशभक्त वही है जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना राष्ट्र की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए खड़ा हो जाए। 80 वर्ष की आयु में भी जिस जोश और पराक्रम से उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया, वह भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन गया। उनका जीवन त्याग, साहस और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति के लिए न उम्र मायने रखती है, न परिस्थितियां। आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जय हिंद, जय वीर कुंवर सिंह। तो दोस्तों, अगर आपको वीर कुंवर सिंह के इस प्रेरणादायक जीवन से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसे ही और महान वीरों, संतों और क्रांतिकारियों की कहानियां सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।